नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 34 और इसका ये दूसरा पार्ट है आरटी एक्ट 2009। हमारी यूनिट का नाम है, जिसमें हम जो पहला भाग था उसमें हम 2010 से और 2015 तक के जो प्रीवियस पेपर थे उनमें जो इस यूनिट से संबंधित जो प्रश्न आए थे आरटी एक्ट 2009, उन प्रश्नों की व्याख्या सहित आपसे मैंने चर्चा करी थी और वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसी के क्रम में आज ये हमारा दूसरा पार्ट है, जिसमें हम जो हमारा 2018 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था वो मैंने आपको कई बार बताया, वो 3 ग्रुपों में हुआ था, ए, बी और सी। तो इन 3 ग्रुपों वाले जो पेपर थे इनमें भी इस यूनिट से जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों पर आज इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे और हर प्रश्न की व्याख्या सहित आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी की जो परीक्षा थी 2018 जिसका आयोजन 2020 में हुआ था, तो ये ग्रुप ए में ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009, जिसको हम इंग्लिश में आरटी एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं, के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ पर एक शब्द है कैपिटेशन शुल्क। तो जब हम किताबों को पढ़ेंगे, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो हिंदी मीडियम के जो तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वहाँ आपको हिंदी में शब्द मिलेगा प्रति व्यक्ति शुल्क। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसने हिंदी के जो प्रश्न थे उसमें भी इंग्लिश का शब्द डाल दिया है, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए कि कई प्रश्नों में इंग्लिश के शब्द डाल देता है। तो कैपिटेशन शुल्क का मतलब होता है प्रति व्यक्ति शुल्क, और ये वो शुल्क है जो विद्यार्थी के प्रवेश के समय लिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क को यहाँ पर कैपिटेशन शुल्क बताया गया है। तो यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश के समय उससे शुल्क ग्रहण करता है, वसूल करता है, तो उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है। तो नीचे ऑप्शंस में 4 दंड बताए गए हैं, तो कैपिटेशन शुल्क के लिए कौन सा दंड है वो आपको यहाँ बताना था। तो 4 ग्रुपों में देखते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था उसमें था कि लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, यानी जो भी उसने कैपिटेशन शुल्क लिया है उसका 10 गुना वहाँ पर दंड निर्धारित किया गया है। दूसरा ऑप्शन था लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 20 गुना। तीसरे ऑप्शन में था लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 30 गुना, और चौथे ऑप्शन था लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो जवाब था वो था ऑप्शन नंबर 1, लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। अब यहाँ हमें देखना ये है कि ये जो विवरण है ये आरटी एक्ट में कहाँ किया गया है। तो मैंने इसके लिए जो व्याख्या बताई उसमें आपके लिए डिटेल से यहाँ बताया है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 13 में उल्लेख किया गया है कि प्रवेश पर कोई फीस नहीं तथा प्रवेश परीक्षा भी नहीं। यानी इस नियम के लागू होने से पहले, आरटी एक्ट 2009 लागू होने से पहले विद्यालयों में प्रवेश फीस भी ली जाती थी प्रति व्यक्ति, और प्रवेश परीक्षा से भी विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता था। तो धारा जो 13 है उसमें ये उल्लेख किया गया कि कोई भी विद्यालय प्रवेश के समय कोई फीस नहीं लेगा और किसी भी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा, जिसको इंग्लिश में स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, उससे भी विद्यार्थी को नहीं गुजरना पड़ेगा। और यदि कोई विद्यालय या कोई संगठन या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो प्रवेश शुल्क के 10 गुना उसको दंड देना होगा, और प्रवेश परीक्षा यदि वो लेता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो दोनों के यहाँ अलग अलग प्रावधान है। यदि कैपिटेशन शुल्क लेता है तो 10 गुना उसको भुगतान करना पड़ेगा, और यदि स्क्रीनिंग टेस्ट लेता है, प्रवेश परीक्षा लेता है, तो उस पर भी 25,000 रुपये का उसको जुर्माना देना होगा। और ये जो विवरण किया गया है वो धारा 13 में किया गया है। कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कौन से अध्याय में क्या है,
ये जब इस यूनिट को अगले वीडियो से हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नों का जो सीरीज है वो आज ही ख़त्म हो जाएगी। प्रश्नों को मैंने 2 भागों में बांटा था, एक आपके लिए अपलोड कर दिया गया था, ये आज दूसरा है। इसके बाद हम इस यूनिट को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारी जो धाराएं हैं, कौन सी धारा में क्या है, कौन सा अध्याय में क्या है और इससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। आरपीएससी 2018 ग्रुप ए में ये दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यानी 2018 में भी आप देख सकते हैं ए वाला जो ग्रुप था इसमें 2 प्रश्न आए थे इस यूनिट से 15 में से, कि निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं आपको जब हिस्ट्री भी बताई थी, जो यहाँ पर साइकोलॉजी में भी मैंने चर्चा करी थी कि आजकल जो प्रश्नों का जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है कि किसी भी प्रश्न को आप देखेंगे तो प्रश्न जब तक सही नहीं होगा जब तक आपको उस प्रश्न के बारे में चारों ऑप्शनों की जो जानकारी है वो सही से नहीं होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 3 जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, एक ही गलत है। तो ये प्रश्न तभी सही होगा जब इसके चारों ऑप्शनों का हमें पता होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि इसका भाग 17 बच्चों को दंड से रक्षा करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन था इसका जो भाग 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत है और उसने यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था, यदि वो प्रश्न आपने ठीक कर दिया था तो बिना पढ़े भी इस प्रश्न को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रश्न की व्याख्या में मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति शुल्क, जिसको हमने कैपिटेशन शुल्क के नाम से वहाँ देखा था, उसका जो जिक्र है वो धारा 13 में किया गया है और यहाँ बताया गया है 14। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारा गलत था। नीचे हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन में बताया गया था कि इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, ये भी सही है। इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, ये भी सही है। तो जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत है कि 14 में प्रति व्यक्ति शुल्क का विवरण नहीं किया गया है, उसका जो जिक्र है वो भाग 13 में किया गया है। इसकी व्याख्या भी मैंने बताई है। तो जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाग 13 में प्रति व्यक्ति शुल्क का जिक्र है, तो ये हम देखेंगे कि भाग 14 में क्या है। तो 14 में देखते हैं कि भाग 14 में उल्लेख है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत न होने पर भी विद्यालय में बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो अधिकारों के रूप में जो बताया गया वो भाग 14 में है कि यदि कोई बालक है और उसके पास आयु का कोई सबूत नहीं है तो किसी भी प्रकार का जो विद्यालय है जिसमें आरटी एक्ट 2009 लागू होता है वो प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता। इसका जो जिक्र है वो 14 में है और 13 में हम पढ़ ही चुके हैं पिछले प्रश्न की व्याख्या में कि भाग 13 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में हमने चर्चा करी है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो आरपीएससी 2018 बी ग्रुप में पूछा गया था और बी ग्रुप में इस यूनिट से 3 प्रश्न आए थे। ए में 2 आए थे, बी में 3, कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हकदार होगा। तो कहाँ कहाँ पर होगा, ये 4 ऑप्शन थे कि सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, गैर सरकारी विद्यालयों में 14 वर्ष तक, या फिर 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। तो इस प्रश्न का जो जवाब था वो था ऑप्शन नंबर 2 कि सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक। तो ये जो आरटी एक्ट नियम 2009 है ये सभी प्रकार के विद्यालयों में लागू है, तो बालक किसी भी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। व्याख्या हम देखते हैं तो व्याख्या में बताया गया है कि आरटी एक्ट 2009 सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर लागू होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में बताया गया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी ऐसे विद्यालय जहाँ प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें 1 से 8 तक की कक्षाओं का शिक्षण कार्य हो रहा है, उन सब पर ये नियम लागू होगा। और यदि ये नियम लागू होता है तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो बालक है वो किसी भी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
अगला जो प्रश्न है आरपीएससी 2018 बी ग्रुप का दूसरा प्रश्न है। इसमें पूछा गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। तो वहाँ पर एक अलग से अध्याय है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में बताया गया। तो उन्हीं से ये प्रश्न था कि इस नियम में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, दूसरा था आस पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, तीसरा था शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, और चौथा था आधारभूत ढांचा प्रदान करना। तो इस प्रश्न का जवाब था ऑप्शन नंबर 3, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। तो आरटी एक्ट 2009 के अध्याय 3, तो कौन से अध्याय में की गई है? अध्याय 3 में इसका वर्णन किया गया है। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, ये भाग जो अध्याय 3 उसका नाम है, क्योंकि आगे के प्रश्न आप देखेंगे तो अध्याय के नामों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये तीसरे अध्याय का नाम है समुचित सरकार, और आप देख सकते हैं हमारा जो प्रश्न था उसमें शब्द का प्रयोग किया गया है, समुचित सरकार। स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, तो ये अध्याय का नाम है। अब अध्याय में, हर अध्याय में अनेक धाराएं हैं। तो इस अध्याय 3 की धारा 7 के अनुसार केंद्रीय सरकार धारा 29 में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से, तो यहाँ पर व्याख्या से हमें सहायता मिलती है कि शैक्षणिक प्राधिकारियों की नियुक्ति का जो जिक्र कौन सी धारा में किया गया है, 29 में किया गया है, और जो केंद्र सरकार के दायित्वों का जो जिक्र वो अध्याय 3 की धारा 7 में किया गया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करेगी और लागू करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है। ये आरपीएससी 2018 बी ग्रुप का तीसरा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है। तो प्रश्नों को आपको ठीक से पढ़ना है और समझना इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा था कि अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है। तो वही प्रश्न उसी तरह की प्रकृति है कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो शिक्षकों के द्वारा उनको किया जाना है, वो शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो शिक्षकों का उत्तरदायित्व नहीं है, और उसी ऑप्शन को छांट करके हमारा जवाब बनाना है। तो पहला ऑप्शन था शैक्षिक कैलेंडर पंचांग का विनिश्चय करना। तो ये शिक्षक का कार्य नहीं होता है। जो शैक्षिक कैलेंडर जो पंचांग जारी होता है वो निदेशालय जारी करता है, तो ये शिक्षकों का उत्तरदायित्व नहीं है, और यही हमारा जवाब होगा क्योंकि 3 में से एक ही को छांटना है। दूसरा था माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, तो ये शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। तीसरा है कि वे निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, ये भी एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि जो भी विषय उसको पढ़ाना है उस विषय को दिए गए समय सीमा के भीतर पूर्ण करना उसकी एक जिम्मेदारी है। और चौथा ऑप्शन था प्रत्येक बालक की अधिगम यानी सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि शिक्षक के उत्तरदायित्व में पहला जो ऑप्शन है वो उत्तरदायित्व नहीं है, शैक्षिक कैलेंडर पंचांग जारी करना, और इसकी व्याख्या हमें बताने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न ही अपने आप में इसकी व्याख्या थी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी प्रकृति लगभग सभी ग्रुपों में सेम थी। यहाँ भी उसी तरह का एक प्रश्न है जिसमें 3 ऑप्शन तो इससे संबंध रखते हैं सही है और एक ऑप्शन गलत है, और उसी को हमारा जवाब बनाना है। और बता चुका हूँ कि ये प्रश्न तभी सही होंगे जब आपको ये जो यूनिट है वो पूरी कंप्लीट याद होगी कि कौन सी धारा में कौन सी बात कही गई है, कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं और अध्याय का नाम क्या है। ये सारी बातें हम जब पढ़ेंगे तो आपको याद रखनी होगी, तो फिर इस तरह के जो प्रश्न है वो भी आपके सही होंगे। तो पहला इसमें जो ऑप्शन था वो था कि इसका जो खंड है वो 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में है, तो ये बिल्कुल सही था।
दूसरा, इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है, ये भी सही था। तीसरा जो अध्याय है पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें अभी हमने पिछले प्रश्नों में देखा था कि अध्याय 3 में जो है वो पाठ्यक्रम संबंधी चर्चा नहीं की गई है। 2 प्रश्नों में अध्याय 3 की मैंने वहाँ व्याख्या करी है, और इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ हमारा जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सारी जो इसमें ऑप्शन में आई हैं वो सब देखते हैं कि पहले ऑप्शन में उसने बताई थी कि धारा जो 26 है वो रिक्तियों के बारे में है। तो धारा 26 में बताया गया है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन इसीलिए सही था। धारा 28 में निजीकरण तंत्र को रोकने की बात कही गई थी, तो प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है, तो ये इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही था। वहाँ पर हमारे तीसरे अध्याय में पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया था, वही ऑप्शन हमारा गलत था, क्योंकि अध्याय 3 का पहले भी मैं नाम बता चुका हूँ कि नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अध्याय 5 में है, और वह अध्याय 3 बता रखा था, इसलिए वो गलत था। तो यदि भविष्य में और आने वाले समय में भी प्रश्न पूछे कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है, तो हमारा जवाब होगा अध्याय 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस प्रश्न की ये व्याख्या थी चारों ऑप्शंस के बारे में। अब हमारा ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी 2018 ग्रुप सी में पूछा गया था। तो ये दूसरा प्रश्न है, ग्रुप सी में पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्यालय की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। तो यहाँ अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 2। तो यहाँ पर जो शिक्षकों की जिम्मेदारियों का जो वर्णन है वो आप देख सकते हैं कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था कि तीसरे अध्याय में तो माता पिता और सरकार के कर्तव्य थे, तो अध्याय जो 4 है उसमें शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर व्याख्या में हम देखेंगे कि ऑप्शन में जो अध्याय 1 उसमें क्या बताया गया है, 3 में क्या बताया और 2 में क्या बताया। तो 3 हमने 2-3 बार देखा है इन्हीं प्रश्नों में, तो फिर भी हम देख लेते हैं इस प्रश्न के साथ भी कि अध्याय 1 जिसका नाम है प्रारंभिक, ये नाम है। इसमें आरटी एक्ट 2009 का परिचय है, इसकी जो शब्दावली है उसका परिचय है, विद्यालयों के बारे में जितनी भी कॉमन बातें हैं वो अध्याय 1 में बताई गई हैं। अध्याय 2 की बात करें तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, दूसरे अध्याय का नाम, उसके बारे में बताया गया है। तीसरे अध्याय में जो हम देख भी चुके हैं कि समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और अध्याय जो 4 है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के बारे में बताया, और यही यहाँ पर पूछा गया था कि विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन कौन से भाग में किया गया, और हमारा जवाब था ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अध्याय 4 में ही इन चीज़ों को बताया गया है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में और पिछले वीडियो में मिलाकर के पिछले परीक्षाओं में जितने भी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ से सारे प्रश्न मैंने यहाँ उठा के और व्याख्या सहित आपको बताया है। और ये बताने का एकमात्र उद्देश्य था कि आपको ये बताना कि हमारी ये जो लास्ट की जो यूनिट है आरटी एक्ट 2009, ये विस्तृत होने के साथ साथ ही हमारी परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम 2 प्रश्न तो हर परीक्षा में पूछे गए हैं और इससे 3 या 4 भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस यूनिट को हल्के में ना लेकर के इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि चयन में हमारे लिए 1 या 2 प्रश्न ही डिसाइड करते हैं, और इससे आगे हम इस यूनिट को डिटेल से पढ़ेंगे। उसी के साथ हमारा जो इसका स्कूल मैनेजमेंट का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम हिस्ट्री और जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।